प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी कक्षा में। और इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे परिकल्पना परीक्षण का, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इससे पहले हमने अध्ययन किया था कि कोरिलेशन क्या होता है और कोरिलेशन के जो मुख्य पार्ट थे, स्कैटर डायग्राम मेथड, जिसको जो कि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के अंतर्गत आ रहा था, और आपका रैंक डिफरेंस मेथड, इसका हमने अध्ययन किया। अपने इस वीडियो में हम परिकल्पना परीक्षण के बारे में जानेंगे। तो परिकल्पना शब्द से आप पूर्व परिचित होंगे। किसी भी शोध कार्य को करने के लिए उसमें वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, और इस वैज्ञानिक अध्ययन को मनुष्य अपने चिंतन के बिना पूर्ण नहीं कर सकता है। वह किसी समस्या का चयन करता है और उस समस्या का चयन करने के बाद, उसके कारण को जानने के बाद, अपने चिंतन के माध्यम से उस समस्या का एक वैकल्पिक समाधान भी देता है। इसी वैकल्पिक समाधान को परिकल्पना कहा जाता है। और यह चूंकि एक संभावित इसका सॉल्यूशन हो सकता है, एक टेंटेटिव जो सॉल्यूशन है उसके माध्यम से जो आपने सोचा है वो समस्या का निराकरण वही हो सकता है और वही नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें अपनी बात को, जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है परिकल्पना के रूप में, उसको हमें यहाँ चेक करना है कि हमारी बात स्वीकृत हो रही है या अस्वीकृत हो रही है। इसके लिए हमें परिकल्पना परीक्षण करना होता है। तो परिकल्पना किसी समस्या का एक संभावित क्या होता है, समाधान होता है या वैकल्पिक समाधान होता है। और उस समाधान को जो हमने दिया है उसे संपूर्ण पॉपुलेशन में अप्लाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए हमें परिकल्पना का मेजरमेंट करना होता है। परिकल्पना जो अभी हमने जाना कि हाइपोथेसिस का अर्थ होता है पूर्व, हाइपो का अर्थ पूर्व और थीसिस का अर्थ है कल्पना करना, यानी किसी समस्या का एक प्री स्टेटमेंट आप देंगे कि इसमें ये हो जाएगा, इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है, एक सुझाव देना, एक समाधान देना। तो उसको हम क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। किसी समस्या का पूर्व में एक समाधान प्रस्तुत कर देना। अब इस पूर्व चिंतन की समस्या को स्वीकृत और अस्वीकृत करने के लिए आपको क्या निर्मित करना होगा, पहले शून्य परिकल्पना का निर्माण करना होगा। शून्य परिकल्पना से तात्पर्य होता है कि जो आपने बात कही है वो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। जो आपने रिजल्ट दिया है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, एक पूर्व की कल्पना है, एक सोचा हुआ समाधान है, एक आपने बिना टेस्ट किया हुआ एक कथन दे दिया है, एक सुझाव अपना प्रस्तुत कर लिया, आपके मस्तिष्क में आया, आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया है। तो अब उसको टेस्ट करने के लिए आपको नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना का निर्माण करना पड़ेगा, जो ये कहती है कि जो हमने सॉल्यूशन दिया है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अर्थात आपकी बात में कोई सार्थक अंतर नजर नहीं आ रहा है। तो ये किसी बात को सीधे स्टेटमेंट के रूप में नहीं कह देती कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसी सीधी बात शून्य परिकल्पना नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि मनुष्य को हमने चिंतनशील व्यक्ति कहा कि वो हमेशा ही क्या करता रहता है, चिंतन करता रहता है। इसी चिंतन की प्रक्रिया उसे कोविड-19 के एक एग्जाम्पल को हमने लेते हैं, कोविड-19 की सिचुएशन को चिंतन करने के लिए कह रही है। उसने एक समस्या उसके मस्तिष्क में आ रही है, वो ये जानना चाहता है कि कोविड-19 में जो वैक्सीनेशन हुआ, जो दवाइयाँ इंजेक्ट की गई हैं, तो उसका हमारे मेंटल और हमारे फिजिकल पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के शारीरिक संरचना, जिसको हम कहते हैं शारीरिक बीमारियां भी आप इसे कह सकते हैं, जो डिजीज हैं या शारीरिक
जो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, इस पे कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? और प्रभाव पड़ा है तो कैसा प्रभाव पड़ा है, अच्छा पड़ा या बुरा प्रभाव पड़ा? वो ये जानना चाहता है। क्यों? क्यों उसके मन में ये जिज्ञासा हुई? क्योंकि कोविड-19 के द्वारा ये कहा जा रहा था कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है, आपके नर्वस सिस्टम पे पड़ रहा है, आपके मेटाबॉलिक पे पड़ रहा है ना? तो इस तरीके से आपके बॉडी के अलग-अलग पार्ट पे, किडनी पे, हार्ट पे और आपके लंग्स पे, आपके घुटनों पे, इस तरीके से, और आपको स्किन डिजीज भी स्टार्ट हो गई। ये सारी चीजें कही जाने लगी। तो व्यक्ति के मस्तिष्क में ये चिंतन चल रहा है, और ये चिंतन ही समस्या जो उत्पन्न हुई है ये सब देखने के बाद, कि क्या कोई प्रभाव पड़ा उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे इस चीज का। तो अब वो इस चीज के लिए क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है। और चिंतन करने के पश्चात उसने परिकल्पना का निर्माण किया। उसने कहा कि जो वैक्सीनेशन हुआ, पहली परिकल्पना, उसने पहला सॉल्यूशन दिया कि हाँ, इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। तो उसने क्या स्टेटमेंट फॉरवर्ड किया, वैक्सीनेशन का टीका लगाने वाले वयस्कों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा। पहला स्टेटमेंट है उसका कि हाँ, इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, यस। दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया कि नो, इसका क्या पड़ा है, गलत इम्पैक्ट पड़ा है, इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। तो दूसरी बात में उसने कह दिया कि बुरा प्रभाव पड़ा। और तीसरी बात में वो क्या हो गया, बिल्कुल स्थित हो गया। उसने कहा कि उसके जो वैक्सीनेशन का था उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। तो ये 3 कथन यहाँ पे आए। तो 3 कथन में अब हम देखेंगे कि शून्य परिकल्पना का निर्माण इन तीनों ही बातों को परिभाषित करने के लिए किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम उसके मस्तिष्क में आ चुकी है। उसका सॉल्यूशन उसने दिया कि हाँ, प्रभाव पड़ा है, नहीं प्रभाव नहीं पड़ा। और उसने कहा कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, ना अच्छा ना बुरा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। तो अब शून्य परिकल्पना यहाँ पे निर्मित की जाएगी, क्योंकि हमको इसकी टेस्टिंग करनी है कि जो ये बात कह रहा है, क्या सच में ऐसा है कि प्रभाव पड़ा, क्या सच में ऐसा है कि प्रभाव नहीं पड़ा, क्या सच में ऐसा है कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा वैक्सीनेशन का, और ना कोई डिजीज हो रही थी, ना कोई शारीरिक इम्पैक्ट पड़ रहा था, और ना ही अभी पड़ रहा है, यह वह जांचना चाह रहा है। तो इस कथन को अब वो क्या करेगा, प्रूफ करने का कार्य करेगा। तो उसका रिसर्च का जो टॉपिक हो गया है, क्या वैक्सीनेशन का टीका लगाने वाले वयस्कों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर वैक्सीन का कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, ये शोध रिसर्च का कार्य करेगा वो इस टॉपिक पे। अब इस रिसर्च के टॉपिक के लिए उसने समाधान भी दे दिया है कि हाँ, पड़ा नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब शून्य परिकल्पना कैसे निर्मित होगी। नल हाइपोथेसिस में नल जो शब्द है, शून्य, ये जर्मन भाषा का एक शब्द है और इसका तात्पर्य होता है शून्य। और शून्य से तात्पर्य आप ये लगा लीजिए कि अच्छा और बुरा वो किसी को स्वीकृत नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि अभी कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं है और कोई चीज नजर ही नहीं आ रही है, तो मैं कैसे मान लूं कि अच्छा पड़ा या बुरा पड़ा। तो वो शून्य कर देता है बात को। कुछ विद्वान इसे अ, इस शब्द की उत्पत्ति को लैटिन भाषा के नल्स से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है कोई नहीं। यानी कि वो कह रहा है कि कोई अभी प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है, ना अच्छा ना बुरा प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है। तो जो हमारा यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है। जो ये कह रहा है ना अच्छा ना बुरा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो जो आपके लैटिन भाषा का नल से उसका अर्थ भी यही है, कोई नहीं। तो शून्य परिकल्पना शब्द जो प्रयोग में लेके आए थे वो सर रोनाल्ड ए फिशर यूज में लेके आए थे। इन्होंने कहा कि जो शून्य परिकल्पना होती है, जो नल हाइपोथेसिस होती है, यह इस बात पर आधारित होती है कि दोनों मध्यमानों के मध्य अंतर न तो वास्तविक है और ना ही किसी चर के प्रभाव के कारण है, अपितु यह केवल क्या है, संयोग के कारण है।
यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जो वैक्सीनेशन है उसका जो प्रभाव देखने में आ रहा है कि जो वयस्क में महिलाएं हैं, महिलाओं पे उसका अच्छा प्रभाव देखने को आया, लेकिन पुरुषों में जो प्रभाव है वो उसमें सही देखने में नहीं आ रहा है वैक्सीनेशन का। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वैक्सीनेशन का अच्छा प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, तो हमारे पुरुषों में तो उसका अच्छा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन महिलाओं में क्या है, अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहा है जो ये अंतर नजर आ रहा है महिला में अच्छा, पुरुष में उसका अच्छा सा नहीं नजर आ रहा है, ये अंतर कोई वास्तविक अंतर ना होकर बल्कि एक संयोगवश क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। क्योंकि दोनों को लगाई तो एक ही चीज गई थी, तो किसी की बॉडी में उसने क्या किया, अच्छा इम्पैक्ट दिखाई, और किसी की बॉडी में उसने कोई वर्क ही नहीं किया है। तो ये जानबूझ के नहीं अंतर किया गया है पैदा, कि महिला में अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा और पुरुष में गलत इम्पैक्ट दिखेगा, बल्कि ये अंतर संयोग से हो रखा है, बाई चांस हो रखा है। तो नल हाइपोथेसिस क्या करता है, इसी की बात करता है कि जो अंतर है वो रियल ना होकर के किस चीज पे डिपेंड है, बाई चांस वाली सिचुएशन पे डिपेंड हो रखा है। तो वो ये नहीं कहता है कि अच्छा प्रभाव पड़ा या बुरा प्रभाव पड़ा, वो ये बताता है कि प्रभाव जो पड़ा वो प्रभाव दोनों पर क्या पड़ा है, इस तरीके से पड़ा है, और इसका क्या रीजन है उसको भी वो क्लियर करने का कार्य करेगा। शून्य परिकल्पना को H0 से दर्शाया जाता है। H का अर्थ है हाइपोथेसिस और 0 का अर्थ है नल, यानी कि शून्य। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक समूह में अंतर की सार्थकता की जांच की जा सकती है। सार्थकता का अर्थ होता है कितना रेलेवेंस कनेक्शन है इनके बीच में, कितनी अच्छे से ये जुड़े हुए हैं, कितना सटीक इन पे आप कोरिलेशन देख रहे हैं। तो वही अंतर यहाँ देखा जाता है, कितना सटीक डिफरेंस दोनों के बीच में आ रहा है, कितना सही डिफरेंस दोनों के बीच में आ रहा है, इसकी जांच की जाती है नल हाइपोथेसिस के आधार पर। और यही इसका अर्थ भी है कि शून्य परिकल्पना उसे कहा जाता है जो दो या दो से अधिक समूह में अंतर की सार्थकता की जांच करती है, उसे शून्य परिकल्पना कहते हैं। तो शून्य की परिकल्पना, अंतर की जांच क्या है, जो व्यक्ति ने अंतर है, अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ये बात सोच ली है, उन अंतर, उसका अंतर बताने का वो कार्य करेगी। तो शून्य परिकल्पना का निर्माण क्या हो जाएगा अब, उन कथन के आधार पर, तीनों कथन के आधार पर, कि वैक्सीनेशन के टीके लगाने वाले वयस्कों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के मध्य कोई अंतर नहीं है। प्रभाव के मध्य से अर्थ क्या है, जो महिलाओं के शरीर पर और पुरुष के शरीर पर जो प्रभाव पड़ा है उसके बीच में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है, कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। वैसे ही जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है और महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य है, उनके मध्य भी कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। जो प्रभाव आप कह रहे हैं कि अच्छा प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो नल हाइपोथेसिस कह रही है कि ऐसा जो प्रभाव की आप बात कर रहे हैं उसके बीच में कोई अंतर नजर ही नहीं आ रहा है, कि अच्छा है बुरा है, अंतर ही नहीं है, ये बात कुछ दिखाई नहीं दे रही है। और स्पष्ट करते हुए गैरेट महोदय ने कहा कि शून्य परिकल्पना इस मान्यता पर आधारित होती है कि समष्टि के जो दो प्रतिदर्श मध्यमान है, वही बात आ गई, दो मध्यमानों के में सत्य अंतर नहीं है, और यदि प्रतिदर्श मध्यमानों में कोई अंतर है तो वह केवल क्या है, बाई चांस वो अंतर देखने के लिए मिल रहा है। तो नल हाइपोथेसिस इस स्टेटमेंट को समझती है कि जो दो मध्यमान है, यानी दो ग्रुप के जो मीन निकले हुए हैं, उनके बीच में कोई सार्थक अंतर है ही नहीं, कोई सत्य अंतर है ही नहीं, और सत्य में कोई अंतर है ही नहीं। और अगर अंतर निकल भी जाता है, जैसे महिलाएं अच्छी इम्पैक्ट पड़ा, पुरुषों पे उसका बुरा इम्पैक्ट निकला है, तो ये अंतर हमने जानबूझ के नहीं निकाला है, बल्कि ये अंतर संयोगवश बाई चांस क्या है, अपने आप शो हो रहा है। तो शून्य परिकल्पना दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता को जांचती है, और यह
कथन देती है कि जो आप अंतर की बात कर रहे हैं वो अंतर अभी है ही नहीं, वो पता चलेगा चेकिंग के बाद। इस आधार पर शून्य परिकल्पना वह होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। जैसे व्यक्ति ने जब स्टेटमेंट दिया था तो कहा था कि वैक्सीनेशन का अच्छा प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा। यहाँ वो सीधे ही स्टेटमेंट फॉरवर्ड कर रहा है, अच्छा और बुरा उसने डायरेक्ट ही कह दिया कि वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो कैसे आप कह रहे हो कि अच्छा प्रभाव पड़ा दो चार लोगों को देखने के बाद? नो, आपने कहा बुरा प्रभाव पड़ा, तो क्या आपने 2-4 जिनके साथ सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के, तो क्या उस आधार पे आप कह पा रहे हैं? नो। तो शून्य परिकल्पना क्या कहती है कि अभी कोई अंतर ही नहीं है, ना अच्छा अंतर है ना बुरा अंतर है, ना अभी अच्छा प्रभाव पड़ा है ना बुरा प्रभाव पड़ा है। वो कहती है कोई अंतर ही नहीं है। तो इस अंतर को क्या कहा जाएगा? नॉन डायरेक्शनल। जो शून्य परिकल्पना होती है वो कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल। वो ना अच्छे को स्वीकार करती है ना बुरे को स्वीकार करती है। वो कहती है अभी तो कुछ है ही नहीं, इस बात को कह रही है। अभी कोई डायरेक्शन ही नहीं मिला है, इस बात को कह रही है। तो जो शून्य परिकल्पना है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, वो कोई दिशा नहीं दिखा रही होती है, कोई स्टेटमेंट फॉरवर्ड नहीं कर देती है। साथ ही साथ शून्य परिकल्पना में परिकल्पना को स्वीकृत और अस्वीकृत करने के लिए वो बाध्य नहीं होता है कि जो आपने कहा कि अच्छा प्रभाव पड़ा है तो यही माना जाए, इस बात के लिए वो बाध्य नहीं है। या आपने कहा बुरा प्रभाव पड़ा है, इस बात के लिए वो बाध्य नहीं है। या कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, इस बात के लिए भी शून्य परिकल्पना क्या नहीं होती है? बाध्य नहीं होती है। वो केवल अपने जो स्टैटिकल कंक्लूजन निकलता है उस पे बिलीव करती है। तो ये परिकल्पना की स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए जो शोधकर्ता है उसको बाध्य नहीं करती है। इसके माध्यम से दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता को क्या किया जाता है? सरलता पूर्वक जांचा जा सकता है। जैसे एक्स और वाई के अंक जो आपके आए हैं और उनका जो मध्यमान निकलेगा, उस मध्यमान के बीच में आप अंतर निकाल कर दोनों के बारे में निष्कर्ष दे सकते हो कि वैक्सीनेशन का लड़कियों पर और वैक्सीनेशन का लड़कों पर जो असर पड़ा है वो कैसा पड़ा है, ये स्टेटमेंट वो बताएगा उनके जो गणितीय विधि लगाने के बाद जो अंतर उनके मीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें सार्थकता अंतर की जांच द्विपक्षीय परीक्षण के आधार पर की जाती है। द्विपक्षीय का अर्थ है परिकल्पना ये कहती है कि अभी हमें नहीं पता कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा या रिजल्ट है नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपने स्टेटमेंट दिया है कि अच्छा प्रभाव पड़ा वैक्सीनेशन लगाने का, आपने स्टेटमेंट दिया कि बुरा प्रभाव पड़ा है। अभी हमने किसी भी बात को स्वीकृत नहीं किया, दोनों ही बातों को हमने क्या रखा है? समान रखा हुआ है। इसकी ये बात करता है, इसीलिए इसको टू टेस्ट भी से क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है कि ये दोनों ही बातों को लेकर चलती है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है रिजल्ट। तो हमने किसी एक को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि हम दोनों को ही अभी क्या कर रहे हैं? मान के चल रहे हैं। तो ये क्या करती है? टू टेस्ट को अप्लाई करती है। इसके अंतर्गत जब दो मध्यमानों के बीच में अंतर सार्थक न होने पर शून्य परिकल्पना क्या करती जाती है? स्वीकृत करती जाती है। अब कोई अंतर सार्थक अंतर नहीं है ये सिद्ध हो जाता है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि सार्थक अंतर नहीं है का अर्थ जो प्रभाव के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है, इसका अर्थ है ना अच्छा प्रभाव पड़ा ना बुरा प्रभाव पड़ा, बस उसने सामान्य प्रभाव अपना लोगों पर डाला है। तो हमारी जो मनुष्य चिंतन से जो विचार आया कि कोविड वैक्सीनेशन का हमें देखें कि क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा, उसने कहा बुरा प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ स्टेटमेंट ये आया कि ना अच्छा प्रभाव पड़ा ना बुरा प्रभाव पड़ा, बल्कि दोनों के मध्य में सामान्य प्रभाव पड़ा है कोविड वैक्सीनेशन लगाने का। क्लियर? शून्य परिकल्पना की सार्थकता को कैसे जाना जाता है? अब इस पे अध्ययन करते हैं। सार्थकता स्तर को अल्फा एप के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सार्थकता स्तर को
अल्फा ए के नाम से भी जाना जाता है। सार्थकता स्तर को जांचने के लिए हमें विश्वास स्तर को, सिग्निफिकेंस लेवल को क्या करना होता है, चेक करना होता है। शून्य परिकल्पना के लिए जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो 2 होता है। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। आप जब भी किसी शोध कार्य को करते हैं तो 2 सिग्निफिकेंस लेवल पे आप अपने शोध के निष्कर्ष देते हैं या परिणामों को व्याख्यित करने का कार्य करते हैं। एक होता है 0.05 और एक होता है 0.01। 0.05 प्रतिदर्श के 100% में से 95% को डिनोट करने का कार्य करता है। इसका अर्थ है कि जो हम बात कह रहे हैं उसमें 95% चांसेस सत्य होने के हैं और केवल 5% चांसेस, या हम कहें 0.5% चांसेस उसमें एरर होने की संभावना होती है। ठीक वैसे ही जो 0.01 है वो 100% में 99% को क्या करता है, अप्लाई करने की बात करता है। जैसे आप कहते हैं ना कि 99% आपका है और 1% आपके भाग्य का है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी कि वो 99% तो ठीक है लेकिन 1% एरर होने का क्या होगा, चांस होगा। तो जो भी साइंटिफिक रिसर्च की जाती है वो इस वे में की जाती है, लेकिन ह्यूमैनिटी में जो भी रिसर्च करेंगे आप मानविकी में, उसमें आप 0.05 लेवल पर ही क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। 95% बहुत अधिक ठीक होता है। और जब बहुत शुद्ध रिजल्ट की वैज्ञानिक शोध जब किए जा रहे हैं, साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उसमें क्या किया जाता है, 0.01 लेवल पर रिसर्च का कार्य डन किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 95% पे जो बात आ रही है कि 0.5% एरर के चांस रहते हैं, तो हमने यहाँ सैंपल के रूप में 1000 केसेस यानी एन हमने लिया है 1000। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1.96। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वैल्यू को समझ लीजिएगा। 0.05 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.96। 1.96 किस आधार पे आई है, जब आपके सैंपल का साइज क्या है, 1000 तक है। तो 1000 तक आने पर इसका जो वैल्यू होता है 1.96 होता है, टी वैल्यू का, सी आर वैल्यू का, जिसको कि अभी आप आगे सार्थकता स्तर के अनुसार करके भी देखेंगे। वैसे ही 1000 केसेस पे सैंपल 1000 आपने कलेक्ट किया तो 0.01 का जो वैल्यू होता है 2.58। ये याद रखना है आपको हमेशा, जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं 0.05 की वैल्यू मेजर कर रहा हूँ, इट मीन्स मैंने अपना रिजल्ट 1.96 पर चेक करना है, मेरी हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। आपने 0.01 पे रिसर्च कर रहे हैं तो 2.58 की वैल्यू से मेजर करना है अपने जो रिजल्ट आया हुआ है, और यही वैल्यू आपको बताएगी कि नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट होगी या रिजेक्ट होगी। कौन सी वैल्यू, जो ये आपको बताई गई है 1.96 और 2.58, ये वैल्यू ही हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और सेलेक्ट करने का कार्य करेंगी। अब बात आती है सार्थकता अंतर सिद्ध करने के सोपान की। तो कैसे सार्थकता अंतर को या डिफरेंस को क्या किया जाता है, जांचा जाता है। तो सबसे पहले आपको शून्य परिकल्पना का निर्माण करना है, जो हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करना है, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसमें सांख्यिकी लगानी है और उसका विश्लेषण करना है। अब आपने सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर जो रिजल्ट आया है उसमें सार्थकता की संभावना जांचने के लिए जो अभी वैल्यू बताई मैंने 1.96 और 2.58 की वैल्यू, उस वैल्यू पे अपने रिजल्ट का जो आपका टी का वैल्यू आया है या आपने सी आर यूज किया है, क्रिटिकल रेशियो यूज किया है, आप उसकी वैल्यू और टी जो आपने क्या किया अभी, विश्वास स्तर, सिग्निफिकेंस लेवल के वैल्यू 1.96 और 2.58 देखा है, इसका इसमें तुलना करेंगे और आपका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। तो ये 4 स्टेप्स आपको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो आज हम अपने इस प्रकरण के अंतर्गत इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।